हिंद दोस्तों, मिशन यूपीएससी एक्सक्लूसिवली फॉर बैच 2021 एंड 2022 में आज हम बात करेंगे स्पेक्ट्रम मॉडर्न इंडिया हिस्ट्री की, आधुनिक भारत का इतिहास। किस तरह से इस बड़ी सारी बुक को, इस कंप्लीट बुक को हम कवर टू कवर कम समय में पढ़ सकते हैं, आज इसी के बारे में आपको मैं बताऊंगा। कुछ टेक्निक्स हैं, कुछ फॉर्मेटिंग है जो मैंने आपके लिए यहाँ पर प्रोवाइड की है, आप उनको यूज़ कर सकते हैं और अल्टीमेटली ये आपको हेल्प करेगा जल्दी से जल्दी इस बुक को कवर अप करने के लिए। तो लेट्स स्टार्ट। लेट अस नो फर्स्ट द बुक। ओके, अपन जानते हैं कि ये बुक है क्या। सबसे पहले तो आपको सबको पता है कि ये एक लेंदी बुक है जिसमें कंटेंट बहुत सारा है, सो ये कंटेंट रिच है। अप्रोक्सीमेटली 800 पेजेस होते हैं। 25वीं एडिशन की मैं बात कर रहा हूँ, 2019 में जो पब्लिश हुआ था, ठीक है। एंड टू मच फुल ऑफ इन्फॉर्मेशन, ऑब्वियसली यू नो दैट, राइट। एंड बल्क इन्फॉर्मेशन जैसे ही बढ़ती है तो उसकी रिलेवेंस पे क्वेश्चन मार्क खड़ा हो जाता है कि कितनी रिलेवेंट उसमें होगी और कितनी रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन उसमें नहीं होगी। तो आपको यही रिलेवेंस का जो खेल है वो समझना है, ठीक है। अल्टीमेटली ये बहुत आपकी हेल्प करेगा टाइम सेविंग में। सो सबसे पहला जो पार्ट है अपनी इस वीडियो का वो यही है, हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव। किसी भी हिस्टोरियन को आपने अगर देखा होगा तो वो क्या करता है कि हिस्ट्री के जितने भी मॉड्यूल्स होते हैं उनको क्या करता है, पार्ट्स में डिवाइड कर लेता है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं ये हिस्ट्री की बुक है, ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया। तो हमको भी इसको क्या करना है, पार्ट्स में डिवाइड कर लेना है। अब जो पार्ट्स में डिवाइड करना है वो मैंने आपको पहले से ही बनाकर तैयार करके दे दिया है। आप यूं का यूं इसे एज इट इज़ आप ये किसी भी नोटबुक या रेफरेंस बुक में उतार सकते हैं। आपको इसी पार्ट में, इसी क्रोनोलॉजी में इस पूरी बुक को कंप्लीट करना है, ठीक है। सो सबसे पहले जैसे ही मॉडर्न इंडिया हमारे सामने आता है कोई कॉन्सेप्ट, तो हम क्या करते हैं, एकदम दिमाग में आता है कि यस, ये स्टार्ट कैसे हुआ होगा। ये स्टार्ट हुआ था ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट एंड कॉलोनाइजेशन से, ठीक है। उसके बाद कुछ रिफॉर्म्स हुए थे, मूवमेंट्स हुए थे, ठीक है, जैसे कि पीजेंट मूवमेंट हुआ था एक, राइट। उसके बाद एक मेजर इवेंट हुआ था जिसे हम कहते हैं 1857 की क्रांति, रिवोल्ट ऑफ 1857। तो इस तरह से मैंने इसे पूरे पार्ट्स में, मेजर पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है। और ये किस हिसाब पे, इसका बेसिस क्या है, किस हिसाब से मैंने इसको इन पार्ट्स में डिवाइड किया है, वो है सिलेबस। तो जो आपका सिलेबस है यूपीएससी का, उसके हिसाब से मैंने मेजरली जो इंपॉर्टेंट थिंग थी उसके हिसाब से इसको पूरा का पूरा ब्रेक डाउन कर लिया, ठीक है। After revolt of 1857, what happened was the formation of political parties. As you know that in INC जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है वो बनी थी, होम रूल लिया गया था। उसके बाद नेशनल मॉन्यूमेंट्स बनना स्टार्ट हो गए थे, ठीक है। फोर्ट विलियम और जो वहाँ के इम्पोर्टेंट इमारतें थी वो पहले से जो बनी हुई थी उसके बारे में लोगों को जानकारी मिली थी। एंड दे वर रिलेटेड टू सम सॉर्ट ऑफ इवेंट्स। सो यहाँ पर इम्पोर्टेंट ये भी है कि आपको इवेंट्स का भी पता रहे, ठीक है। तो मैंने यहाँ इवेंट्स भी मेंशन कर देना ताकि ये आपको एक आइडिया दे देगा कि हर एक मॉन्यूमेंट एक इवेंट से रिलेटेड है और उसकी जो टाइमलाइन है वो आपको आगे पता पड़ती रहेगी और आपको एक तरह से रिमेंबर में, मतलब इस फैक्ट को रिमेंबर करने में, याद करने में आसानी रहेगी, ठीक है। सो नेक्स्ट जो चीज़ है वो मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू बताना चाहता था, इसलिए मैंने यहाँ एक इमेज डाली है। वो इसी बुक की इंडेक्स की इमेज है। यहाँ आप देख सकते हैं जो मैंने आपको पहले पार्ट्स डिस्कस किए थे, जैसे कि यहाँ पर दिए हुए हैं, ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट एंड कॉलोनाइजेशन, रिफॉर्म्स एंड मूवमेंट्स, रिवोल्ट ऑफ 1857, फॉर्मेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, सोशल ग्रुप्स एंड सोसाइटीज़, यू कैन ऑल्सो ऐड ऑन, ठीक है। यहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस, होम रूल लीग, ये एग्जाम्पल हैं, ठीक है। इस तरह से आपको इंडेक्सिंग करनी है ये सारे पार्ट्स की जो मैंने आपको दिया है, इस तरह से, ठीक है। यहाँ पर मेन हेडिंग आ जाएगी, उस मेन हेडिंग के सब टाइटल्स आ जाएंगे, सब टाइटल्स के सब पार्ट्स आ जाएंगे। तो उस तरह से अब जो मैंने मेजर पार्ट्स थे उसमें तो डिवाइड कर दिया है। अब जो सब पार्ट्स होंगे वो जैसे जैसे आप इसे थोड़ा थोड़ा पढ़ते जाएंगे आपको अपने आप आइडिया होता जाएगा। एटलीस्ट 2 रीडिंग इस बुक की देना एग्जाम से पहले, एटलीस्ट 2। क्योंकि एक बार में कई चीज़ें ऐसी होती है जो समझ नहीं आती, दूसरी बार में जब आप पढ़ते हैं तो क्लैरिटी ऑफ थॉट्स आता है, तो उससे आपके नोट्स और रिफाइन होते हैं, ठीक है। तो अल्टीमेटली ये ऑब्जेक्टिव था इस इमेज को डालने का। ऑल राइट, लेट्स मूव ऑन। तो यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है, हिस्ट्री जब भी पढ़ते हैं तो आपको पता है सबसे महत्वपूर्ण होता है टाइम या फिर टाइमलाइन जिसे हम कहते हैं, ठीक है। क्यों ये महत्वपूर्ण होता है, इसके थ्रू आपको सारे इवेंट्स की एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में जानकारी मिलती है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, कुछ भी नहीं करना, जो मैंने आपको चैप्टर्स बताए, ये टॉपिक्स बताएं, उन टॉपिक्स को आपको सेक्शंस में डिवाइड कर लेना है। उसके सेक्शंस होंगे, राइट। उन सेक्शंस को पर्टिकुलरली आपको टाइमलाइन के हिसाब से जमा लेना है या फिर ब्रेक डाउन कर लेना है कि ये वाला टॉपिक हमने लिया, लेट सपोज कॉलोनाइजेशन, तो कॉलोनाइजेशन कब से कब स्टार्ट हुआ होगा तो उसकी पर्टिकुलर टाइमलाइन होगी, राइट। और ये जितना भी लेट सपोज हम कह सकते हैं कि कोई इवेंट इसके अंतर्गत आता है तो उस इवेंट को भी सब पार्ट के अनुसार आपको उसमें डाल देना है, ठीक है। नो नीड टू रिमेंबर ऑल द डेट्स। यस, जो गलती मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स करते हैं वो ये करते हैं कि वो रटने लग जाते हैं
तो आपको यहाँ पर बिल्कुल भी डेट्स को रटना नहीं है। आपको क्या करना है, केवल और केवल टाइमलाइन पे फोकस करना है। जो टाइमलाइन है अगर वो आपको याद रहेगी तो आपको एक क्रोनोलॉजी याद रहेगी। क्रोनोलॉजी को याद रखते ही आप गैस वर्क अच्छा कर पाएंगे। और ज़रूरी नहीं कि सारी की सारी डेट्स आप याद भी कर लें, ठीक है। तो आपको उस टाइमलाइन और क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर से आपको कुछ ना कुछ गैस वर्क में हेल्प मिलेगी, तो दैट विल सेव योर अ लॉट ऑफ टाइम, ठीक है। रिमेंबर टाइमलाइंस विद रिस्पेक्ट टू ईच सेक्शन। जैसा मैंने आपको पहले भी बताया कि आपको हर सेक्शन को टाइमलाइन के हिसाब से ही पढ़ना है, एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ही लेके जाना है कि किसके बाद क्या हुआ। एक कहानी के रूप में आप इसे ले सकते हैं, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है। तो लास्ट में आप जब ये सारी चीज़ें पढ़ लें तो एक समरी क्रिएट करें, कहाँ पर, अपने माइंड में, ठीक है। और उसके बाद उस समरी को पूरी तरह से बुक से आप पढ़ सकते हैं। बुक के हर चैप्टर के एंड में आपको समरी मिलेगी। तो सो जस्ट गो थ्रू दैट पर्टिकुलर समरी अपेंडिसेस विच हैज़ बीन गिवन इन दिस पर्टिकुलर बुक। आप उसके बाद अच्छे से इसका जो भी शॉर्टेड नोट्स हैं या तो साथ ही साथ बनाते चलिए, या फिर आप ये काम कीजिए कि लास्ट में जब सब कुछ पढ़ लिया, समरी भी पढ़ ली, तो आपको जो कुछ भी याद है उसके नोट्स बनाइए, ठीक है। मेक टेबल्स ऑफ इवेंट्स एंड देयर टाइमलाइंस। रिमेंबर डेट्स आर नॉट इम्पॉर्टेंट, व्हाट इज इम्पॉर्टेंट इज द क्रोनोलॉजी और द टाइमलाइन। ऑलराइट, अब हम बात करते हैं एनालाइज मोर। इस स्लाइड में क्या है कि सबसे महत्वपूर्ण विषय यही आता है कि क्या होता है कि लोग स्टार्ट तो करते हैं किसी भी किताब को पढ़ना, लेकिन वो भूल जाते हैं कि पढ़ने से ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि उसके जो कॉन्टेक्स्ट को कॉम्प्रिहेंड करना, यानी समझना। तो आपको सबसे ज़्यादा समझना होगा इस बुक के इन्फॉर्मेशन, जो भी इन्फॉर्मेशन इसमें मैंशन है उसको आपको अच्छे से समझने के लिए आपको एनालाइज करना पड़ेगा। सो एनालाइज मोर, एनालाइज मेजर इवेंट्स हैपन। यहाँ पर मैंने आपको एक इमेज दी है इसी के रेफरेंस के लिए। क्या करेंगे आप, इस इमेज को जब देखेंगे तो आपको पता पड़ेगा कुछ ना कुछ तो हुआ होगा, राइट। देयर हैज़ टू बी समथिंग विच हैपेंड एंड लेड टू दिस पर्टिकुलर इमेज, कि यहाँ पर इस इमेज को किसी ने खींचा है तो इससे पहले कुछ ना कुछ इवेंट घटित हुआ होगा। सो ये इमेज है इंडियन नेशनल आर्मी की। जब उस वक्त सुभाष चंद्र बोस जी जो थे हमारे जो INA के फाउंडर थे, तो उन्होंने क्या है कि कुछ ना कुछ ऐसा किया होगा जिसके कारण INA, इंडियन नेशनल आर्मी, फाउंड हुई, क्रिएट हुई। और आप बोल सकते हैं कि आपको यही मेजरली इवेंट्स जो हैं एक क्रोनोलॉजी वे में याद रखने हैं कि क्या हुआ, क्यों हुआ एंड कैसे हुआ, किस वे में हुआ, राइट। पर्सनैलिटीज़ जैसे कि इस इमेज में ही दिख रही हैं कि हमारे जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी हैं और उनकी यहाँ फोटो है, तो कौन कौन सी पर्सनैलिटीज़ इन्वॉल्व थी, और उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कौन कौन सी पर्सनैलिटीज़ इसमें इन्वॉल्व नहीं थी। क्यों? क्योंकि UPSC मेजरली फोकस आजकल करने लगा है नॉट वाली चीज़ों पर। तो जैसे ही क्वेश्चंस में नॉट आता है तो आप सतर्क हो जाइए, थोड़ा सा उसे अच्छे से पढ़िए, दोबारा पढ़िए, अगर समझ नहीं आ रहा है तो तीसरी बार फिर से पढ़िए, लेकिन अच्छे से उसका उत्तर दीजिए, क्योंकि कई बार यहाँ पर कन्फ्यूजन ज़्यादा हो जाता है कि कौन कौन सी पर्सनैलिटीज़ इस इवेंट में इन्वॉल्व नहीं थी, ठीक है। फिर आपको क्या करना है कि उस पर्टिकुलर इवेंट का पॉइंट ऑफ व्यू देना है, और पॉइंट ऑफ व्यू हर एक इंडियन को अपने सेंटर में रख के देना है कि उस वक्त की स्थिति में इंडियंस क्या सोच रहे होंगे, उनकी स्थिति कैसी होगी, उनका पॉइंट ऑफ व्यू या पर्सपेक्टिव क्या रहा होगा, ठीक है। एंड अल्टीमेटली व्हाट लेड टू हैपनिंग ऑफ सच इवेंट्स, यानी कि उनके जो रूट कॉजेज हैं वो आपको पता होने चाहिए। उनका रूट कॉज क्या था, अगर 1857 की क्रांति हुई थी उसका रूट कॉज क्या था, ठीक है। अल्टीमेटली जब रूट कॉज समझ आ जाएगा तो उसी की क्रोनोलॉजी में आगे चलकर आपको क्या पता पड़ेगा, उसके कॉन्सिक्वेंसेस, कि क्या क्या उसके कॉन्सिक्वेंसेस रहे, ठीक है। एंड यहाँ पर मैंने ये इमेजेस कुछ इंटरनेट से निकाली थी, आपके लिए ऐड की है, तो आप देख सकते हैं कि कुछ इवेंट्स हैं। तो आपको जो भी समझ आता है या फिर आपको अगर याद है कि ये किससे रिलेटेड है, आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं, और आई विल बी जस्ट पिनिंग दोज कमेंट्स इन द कमेंट सेक्शन। ऑल राइट, सो अल्टीमेटली जो अपना मेन पार्ट है वो समरी से रिलेटेड है। इसमें क्या होता है कि जो एंड समरी आपकी बुक में दी हुई है बहुत अच्छे तरीके से दी हुई है, यानी आपको सब कुछ एक बहुत ही क्लियर वे में समझा रखा है जो भी आपने पढ़ा है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, जो अपनी नोट्स आपने या तो बनाए हैं या फिर नहीं भी बनाए हैं, तो आप इसकी समरी जो बुक में दी हुई है लास्ट में चैप्टर के, ठीक है, उसको एनालाइज कीजिए, और जो भी आपको समझ आता है अपने माइंड में समराइज कीजिए, किसके साथ, टाइमलाइन फॉर्मेट के साथ, कि हाँ इस इवेंट के बाद ये सेकंड इवेंट हुआ, फिर थर्ड इवेंट हुआ, उसके क्या कारण थे, उसके क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस थे, ठीक है। इफ पॉसिबल प्रीफर टू स्टार्ट चैप्टर विथ समरी फर्स्ट। वाई? बिकॉज एक समरी जब आपके माइंड में होगी तो जैसे ही आप किताब पढ़ना चालू करेंगे ना, तो आपका बहुत सारा समय ये सोचने में मतलब व्यर्थ नहीं होगा कि भैया इसके बाद क्या आना है,
ठीक है। कई बार क्या होता है ना, हम इवेंट पढ़ते हैं ना तो हम ज़्यादा ही भावुक हो जाते हैं और उसमें एकदम कहानी की तरफ घुस जाते हैं कि अच्छा इसके बाद, तो आपको क्या है, क्लियर पिक्चर रहेगी। अच्छा इसके बाद ये आने वाला है, इसके बाद ये आने वाला है, अच्छा ये वाला इवेंट हुआ था, इसके बाद नया इवेंट क्रिएट होने वाला है, उसके क्या क्या कॉजेज रहेंगे और क्या क्या मेनली कॉन्सिक्वेंसेज आगे होने वाले हैं, आपको एक रफ आइडिया मिल जाता है। इसलिए मैं कहता हूँ कि समरी जो है वो पहले पढ़िए अगर हो सके तो। अगर नहीं भी होता है तो दैट्स फाइन, नो प्रॉब्लम। राइट इन केस इट्स हार्ड टू रिमेंबर, अगर मान लो आपको कोई फैक्ट है, कोई इवेंट है, आपको अच्छे से याद नहीं हो रहा, तो आप क्या करें, उसे लिख लीजिए, रफ में लिखिए, नोट्स में लिखिए, जैसे भी लिखिए आप उसको लिख लीजिए, ताकि क्या है कि एक बार या फिर ज़्यादा बार आप लिखेंगे तो आपके दिमाग में वो सबकॉन्शियस माइंड में कहीं ना कहीं फीड हो जाएगा और अल्टीमेटली जब आप रिवाइज करेंगे ना तब आपको हेल्प मिलेगी। ठीक है। और बेटर आपको अगर अंडरस्टैंडिंग लेनी है किसी भी टॉपिक की तो बेस्ट तरीका है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। यह हर टॉपर बोलता है, हर टीचर बोलता है, हर एजुकेटर बोलता है, इवन हर यूपीएससी कोड जो भी होगा वो आपको यही बोलेगा, सिलेबस एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आर द बेस्ट थिंग्स जो आपको पूरे यूपीएससी को समझने में मदद करते हैं। तो अल्टीमेटली जो हिस्ट्री है उसके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो आपको हेल्प करेंगे इसको अच्छे से समझने के लिए। अल्टीमेटली एट द एंड आई विल बी टॉकिंग अबाउट दीज फोकस एरियाज जो मैंने पूरा अल्टीमेटली इस वीडियो में अब तक डिस्कस किया। मेनली हमने क्या क्या फोकस एरियाज लिए थे, टाइमलाइंस, जहाँ पर आपको सॉर्टेड वे में एक टाइमलाइन को लेकर चलना है। टाइमलाइन से आप क्या कंसिडर कर सकते हैं, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। ठीक है, तो उस क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर को आपको लेकर चलना है। ठीक है। अल्टीमेटली उसके बाद हमने बात की समरी को, क्योंकि जैसे ही आपको एक क्रोनोलॉजी पता पड़ जाएगी तो आप समराइज बहुत अच्छे से कर सकते हैं। उसके बाद जो भी बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं उनको तो छोड़ना ही नहीं है, जैसे कि 1857 की क्रांति हो गई, क्विट इंडिया मूवमेंट हो गया, सविनय अवज्ञा आंदोलन यानी सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट हो गया। इस तरह जो भी इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं उनको बिल्कुल नहीं छोड़ना है, उनको आगे अपने मतलब नोट्स में भी एक ब्रीफ समरी बनाकर आप लिख सकते हैं। याद नहीं हो रहा है तो उसे बार बार लिखिए, रफ में याद हो जाएगा। उसके कॉजेज पता कीजिए, कंक्लूजन या कॉन्सिक्वेंसेस पता कीजिए कि इसके क्या क्या कारण रहे होंगे, इस इवेंट से क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस वहाँ की पब्लिक को, वहाँ की जनता को और उसमें इन्वॉल्व पीपल जो भी थे उनको भुगतना हुआ, या फिर जिस तरह से उन्होंने इसको टैकल किया उनके रिएक्शंस क्या थे, उनके रिस्पॉन्सेस क्या थे, किनके, इंडियंस के। और आप यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपके पास टाइम होना तो बेहतर आप खुद से एनालाइज कीजिएगा कि अगर आप वहाँ होते और तो आप किस तरह से रिएक्ट करते। दो वुड नॉट सजेस्ट कि आप बिल्कुल इसमें डीप घुस जाइए और एकदम इमेजिनेशन के उस पहाड़ में या सागर में डुबकियाँ लगाइए, बिल्कुल नहीं। आप क्या कीजिए, कुछ भी नहीं, जो भी उनके रेस्पॉन्सेस थे, रिएक्शन थे, उनको बस एक बार पढ़ लीजिए कि हाँ ठीक है, ये वाला अगर क्विट इंडिया मूवमेंट चला था, ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन चला था, तो उसमें लोगों ने किस तरह से अपनी भागीदारी शो की थी, वही उनका रिएक्शन या रिस्पॉन्स है। ठीक है। मेजर पर्सनालिटीज़ कौन सी थी, कौन कौन से कंट्रीब्यूशन थे उनके, कहाँ कहाँ उन्होंने कंट्रीब्यूट किया था, सोसाइटी में किस तरह से एक्टिव थे वो, उनका इन्वॉल्वमेंट क्या था। रिमेंबर मैंने आपको पहले भी बताया है कि जब नॉट इन्वॉल्वमेंट वाला क्वेश्चन आता है तो उसमें आपको बहुत फोकस से पढ़ना पड़ता है। 2-3 बार रीड दीजिए क्वेश्चन को, उसके बाद अपना उत्तर जो है अच्छे से अटेम्प्ट कीजिए, क्योंकि आजकल यूपीएससी ज़्यादातर नॉट वाले क्वेश्चन पे भी फोकस करने लगा है। तो आपको पता होना चाहिए किस इवेंट में कौन इन्वॉल्व था, क्योंकि बहुत सारी पर्सनालिटीज़ हैं हिस्ट्री में, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में हमारे इंडिया से, तो कई बार कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है, जो आपको अवॉइड करना है उस कन्फ्यूजन को। अल्टीमेटली एट दी एंड कि जो पॉलिटिकल पार्टीज फॉर्म हुई थी, सोशल ग्रुप्स या सोसाइटीज़ फॉर्म्स हुई थी, ठीक है, उसका क्या वो पैटर्न था, मतलब किस हिसाब से वो फॉर्म हो रही थी। कोई रिलीजियस रिफॉर्म आ रहा था, कोई पॉलिटिकल रिफॉर्म आ रहा था, कोई रिजोल्यूशन आ रहा था जिसके कारण उनका फॉर्मेशन हुआ। तो आपको ये सब क्लैरिटी के साथ याद रखना है। तो ये कुछ फोकस एरियाज हैं जहाँ आपको बिल्कुल कंसंट्रेट करना होगा जब भी आप इस बुक को पढ़ें, ताकि क्या है आपका टाइम सेव होगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो है लास्ट में मैं यही बताऊंगा कि जो भी यूपीएससी का सिलेबस है उसमें जो भी दिया हुआ है ना, उसको कोर सेंटर में रखते हुए, प्रीवियस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हुए आप इस बुक को रीड कीजिएगा, वो बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। ठीक है। सो गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब because you know that Knowledge Shastra is always available for your care and expertise. Thanks much. Happy learning.